हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ विष्णु नमन, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। और इन लेक्चर्स में हमने अभी तक फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया है। कल के लेक्चर में हमने डीपीएसपी पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी ना। फंडामेंटल राइट तो हम लोगों ने खूब पढ़ा और खूब समझा कि खूब इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या फंडामेंटल ड्यूटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ना? आखिर यदि इतना ही इम्पोर्टेंट था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको लाने की कोई रिलेवेंस ही नहीं समझी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, तो ये बाद में ले आया गया बाई 42nd अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ, कब ऐड हुआ? एडेड इन 42nd अमेंडमेंट 1976। 1976 में 42वां संविधान संशोधन में इसको ऐड किया गया। किसकी ये आपका एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का यही पूछ सकता है कि किस ईयर में ऐड हुआ हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट में। और बाय रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन से? तो ये है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। इस कमेटी ने 1976 में जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर इमरजेंसी, तो इसको क्या किया गया? इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि हमारे यहाँ एक फंडामेंटल ड्यूटी भी एक चैप्टर होना चाहिए ना। और ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि सिटीजन्स शुड बी अवेयर, सिटीजन्स को ये पता चल सके कि एक्चुअल में उनका फंडामेंटल राइट तो वो लोग बहुत ओरिएंटेड है, राइट ओरिएंटेड हमारी सोसाइटी है, बट क्या उनकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं? तो इस फंडामेंटल ड्यूटी को एक्चुअल में समझने के लिए, उनको उसका एहसास दिलाने के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज का इंट्रोडक्शन किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जिसमें हम लोगों ने क्या सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसमें हमने कौन सा चैप्टर जोड़ा? चैप्टर जोड़ा हमने अपना पार्ट 4A, जो बात करता है, जिसमें आर्टिकल 51A में बात की गई किसके बारे में? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में ना। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन उठता है कि क्या जो ये हमारा 42nd में, अच्छा, जो सरदार सिंह कमेटी थी, इसमें जो रिकमेंडेशन किया गया था उसको एज इट इज पूरा ही एक्सेप्ट नहीं कर लिया गया था ना। इसमें कुछ और चीजें एक्सेप्ट रिकमेंड की गई थी जिनको एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं किया गया। पहली चीज क्या एक्सेप्ट नहीं की गई? पहली चीज ये कि देयर शुड बी एन इन्फोर्समेंट मेजर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि जिससे हम फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स कर सकें। ठीक है, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे हम फंडामेंटल राइट्स अरे ड्यूटीज को इन्फोर्स करा सके। तो इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और उसके बाद कहा दूसरी चीज कि देयर शुड बी इम्यूनिटी, अ काइंड ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम दोज लॉज व्हिच पेनलाइजेस ना, जो क्या करते हैं, दंड प्रावधानित करते हैं, ऐसे कानूनों के खिलाफ कोई कोर्ट ऑफ लॉ में इनको चैलेंज न किया जा सके। ये भी इस कमेटी का रिकमेंडेशन था, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो जो एक्सेप्ट नहीं किया गया उसको हमको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है, ये समझने की कि क्या ये जो हमारा इन्फोर्सिबिलिटी है, जो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स को हम अपने इन्फोर्स करा सकते हैं। डीपीएसपी को कहीं ना कहीं हम क्वेश्चनेबल हो सकते हैं। जो हमारा स्टेट है, जो अगर वो हमारे लिए लॉ नहीं बनाएगा तो वो भी चैलेंजेबल है। लेकिन क्या हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज भी इन्फोर्सिबल हैं? तो इसका आंसर है नहीं।
ये इन्फोर्सिबल नहीं है। दीज आर ओनली अ काइंड ऑफ डायरेक्टिव, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि नैतिकता का पाठ, तो ये एक तरह का नैतिकता का पाठ है हम लोगों के लिए, वी द सिटीजन्स के लिए। एक और क्वेश्चन कि ये किसके ऊपर लागू होता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने देखा कि सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन्स के भी ऊपर लागू होता है, बट हमारा क्या फंडामेंटल ड्यूटी भी लागू होता है नॉन सिटीजन्स के ऊपर? तो आंसर इज नो, ये केवल सिटीजन्स के ऊपर ही लागू होगा, केवल सिटीजन्स को अब उनकी ड्यूटी को का एहसास कराने के लिए ये बताया गया है। ठीक है, तो इसका इन्फोर्सिबिलिटी के हम आंसर में लिख देंगे कि नो, दीज आर नॉन इन्फोर्सिएबल, ये इन्फोर्स नहीं कराए जा सकते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्या इन सारे फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज? तो 11 हैं। क्या 11 हमारे स्टार्टिंग से ही थे जब हमारा फंडामेंटल ड्यूटी का चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया? तो क्या 11 थे स्टार्टिंग से? तो आंसर इज नो, नहीं, केवल कितने थे? 10 थे। 11वां हमने कब जोड़ा? 86वें संविधान संशोधन 2002 में, दैट इज 86th अमेंडमेंट 2002। कौन सा? राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 51A का के। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या ये हमारे जितने ए से लेके के तक है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या इनको रट जाना जरूरी है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव? तो इसका आंसर मैं कह सकता हूँ फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस कि इसका और इसको रट जाना जरूरी नहीं है ना, लेकिन यदि अगर आप रट जाते हैं तो दैट इज वेरी वेल एंड गुड आपके लिए, और ये आपको एक एज हमेशा दिलाएगा। तो इसको रटने के लिए हमने एक ट्रिक का यूज करते हुए आपको समझाने की कोशिश की है, आप लोग समझिएगा। जैसे हमने ए से लेके के तक पहले अल्फाबेटिकली लिख लिया, और ए से प्रोनाउंस होने वाले कुछ वर्ड्स को चूज करके लिख लिया, जिससे कि हम उसको कोरिलेट कर पाए, और वो पर्टिकुलर जब हमको वर्ड याद आ जाएगा तो हम उसको समझ पाएंगे कि उसमें एक्चुअल में है क्या। ए मीन्स होता है एबाइड, एबाइड मीन्स बाध्य होना, मानना। तो क्या मानेंगे हम मानेंगे क्या? हम रिस्पेक्ट करेंगे नेशनल फ्लैग्स, एंथम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा 51A का पहला जो 51A का जो सब क्लॉज ए है वो क्या बात करता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का नेशनल एंथम का और नेशनल फ्लैग का सम्मान करेंगे, उससे उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना। फिर उसके बाद हमारा दूसरा आता है बी। तो बी में देखे आप लोग देख रहे होंगे बापूजी लिख के रखे हैं, तो क्या बापूजी है? नहीं, नहीं बापूजी नहीं है। बापूजी और भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस का नाम हमने क्यों लिखा है? बी से भगत सिंह, बी से बोस, बी से बापूजी, आप कोई से भी याद कर सकते हैं। क्यों लिखा है एक्चुअली? तो इससे हमको याद आ पाएगा कि इन लोगों का नाम जब भी हमारे सामने आता है तो हमें एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट पैदा होती है कि ये लोग देशभक्त लोग थे जिन्होंने अपनी जानें दे दी अपने देश के लिए। तो हमको भी क्या करना है? हमको भी रिस्पेक्ट करना है द नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, जो हमारा स्वतंत्रता का संघर्ष था, उसके खिलाफ हमको डिसरिस्पेक्ट नहीं रखनी है, उसके खिलाफ अपने मन में रिस्पेक्ट रखनी है, सम्मान का भाव रखना है। कंसोलिडेशन मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या करना हमको करना है? क्या सी से देखिए, कंसोलिडेट, प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। जब हम अपने देश की क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। कैसे? सॉवरेनिटी की सुरक्षा करेंगे, यूनिटी की, एकता की, और अखंडता की, संप्रभुता की, इन सारी चीजों की हमको सुरक्षा करना है। आगे हमने क्या पढ़ा? डिफेंड। डिफेंड का मतलब जैसे हम अपने देश को डिफेंड करेंगे, बचाव करेंगे। कब बचाव करेंगे? जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का आप लोगों ने रिसेंटली देखा ना, वार स्टार्ट हुआ था, तो जब रेंडर नेशनल सर्विसेज इफ नीडेड, अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है कि देश को हमारी जरूरत है, तो वी शुड कम फॉरवर्ड टू वर्क फॉर आवर नेशन। हमें अपने देश की सर्विस, देश को सर्विस देने के लिए आगे आना चाहिए ना। फिर अगला क्या है? इक्वलिटी। हमको इक्वलिटी को प्रमोट करना है। कैसे? अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज एंड डिग्निटी ऑफ वेमेन। महिलाओं की और माइनॉरिटीज की हमको रिस्पेक्ट को बनाए रखना है, उनको इक्वलिटी प्रदान करना है। ठीक है। एफ से क्या हो गया? फोर्ट। फोर्ट मीन्स होता है किला। किला क्या हो गया? किला हमारा एक नेशनल मॉन्यूमेंट है। जैसे
प्रिजर्व आवर नेशनल कल्चर एंड हेरिटेज, हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनका हमको प्रिजर्वेशन करना है, उनको संरक्षण करना है, उनकी संरक्षण करना है, वो खत्म ना होने पाए, ये भी हमारी ड्यूटी है। फिर ग्रीन से क्या आएगा, इन्वायरमेंट आएगा, हम अपने एनवायरमेंट की सुरक्षा करेंगे। एच से क्या आएगा, ह्यूमनिज्म, डेवलप ह्यूमैनिटेरियन एंड साइंटिफिक टेम्पर, हम ऐसा एक वातावरण का विकास करेंगे जिसमें मानवतावाद हो और विज्ञानवाद हो ना, इन दोनों ही चीजों को बढ़ावा देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगला हमारा क्या है, इंडियाज प्रॉपर्टी, भारत की प्रॉपर्टी क्या, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, हम पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब जो हमारी सरकारी संपत्तियां हैं उनको उनका संरक्षण करेंगे, और ऑब्जर्व वायलेंस मींस, और वायलेंस को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, जैसे अहिंसा परमो धर्म हम लोगों ने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। अगला हमारा है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल फील्ड्स, हमें अपने रिस्पेक्ट में हर एरियाज में जो है अपने आप में एक्सपर्टाइज लाने की कोशिश करनी होगी, सो दैट वी कैन इनरिच आवर नेशन। अगला क्या है, के से जो हमने लास्ट में जोड़ा, कब अभी हमने बताया था, कब जोड़ा इसको, 86वें संविधान संशोधन में, और ये क्या बात करता है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन टू 6 to 14 ईयर्स बाई पेरेंट्स, ये बच्चों के पिता की, पेरेंट्स की, स्पेशली पेरेंट्स मतलब माता और पिता दोनों ही आते हैं पेरेंट्स में, तो इट इज ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू गेट देयर चाइल्ड एजुकेटेड फ्रॉम द बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, और ये कब हमने जोड़ा, 86वें संविधान संशोधन में। तो ये ट्रिक है, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसको रटने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा रटना, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो अभी हमने 86वें संविधान संशोधन की बात की, जो 86 ये हमारा राइट टू एजुकेशन कहीं ना कहीं है ना, तो 86 संविधान संशोधन में राइट टू एजुकेशन के बारे में 3 जगह हमने बात की अपने संविधान में, कौन कौन सी, पहला आर्टिकल 21A, फिर आर्टिकल ये हमारा 51A का के, फिर अगला है हमारा आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में 0 से 6, इसको हम दूसरी पेन से लिख देते हैं, 0 to 6 ईयर्स यहां, और यहां 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। ये एजुकेशन, ये भी राइट टू एजुकेशन है, ये भी राइट टू एजुकेशन है, ये भी राइट टू एजुकेशन। 45 चूंकि हम लोग पढ़ते हैं कौन से पार्ट में, डीपीएसपी में पढ़ते हैं ना, डीपीएसपी में ही पढ़ते हैं ना 45। फिर उसके बाद ये, तो ये दोनों हमारे जो हो गए, ये हमारी ड्यूटी हो गई स्टेट की, ड्यूटी ऑफ स्टेट। कौन कौन सा, आर्टिकल 21A और 45। 21A हमारा फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट हमें स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं, तो ये भी हमारी ड्यूटी स्टेट के अगेंस्ट हो गई। और 45 हमारा, ये भी हमारा डीपीएसपी है, ये भी हमको कौन दिलाएगा, स्टेट दिलाएगा, तो ये भी स्टेट की ड्यूटी हो गई। 51A के जो है, ये किसकी ड्यूटी है, ये है ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स या पेरेंट्स, ठीक है। 51A के जो हमारा है वो ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या पढ़ना है। अब इसके बाद हमारा डीपीएस, अरे सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में यही इतना ही है। इसके बाद एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1999 में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हमको इसको समझना जरूरी है। उस कमेटी का नाम था जस्टिस वर्मा कमेटी। तो बोर्ड अभी थोड़ा सा मैं रब करके फिर आपको बताता हूं इसके बारे में।
तो अभी हम लोगों ने पहला तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से जो भी डिटेल्स थी वो सब पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है क्या, जस्टिस वर्मा कमेटी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1999, 1999 में जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और इसमें इस कमेटी ने स्पेशली रिकमेंड किया था फॉर द इन्फोर्समेंट मेजर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, कुछ ऐसा किया जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करा दिया जाए ना। तो इसको फुल्ली तो एक्सेप्ट नहीं किया गया, बट इसमें क्या नाम, इस रिकमेंडेशन के बाद से कुछ ऐसे लेजिस्लेशन है हमारे यहाँ जिनको हमने पॉइंट आउट किया है ना। हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, पॉइंट आउट वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन नहीं। क्यों? क्योंकि इनकॉर्पोरेशन किया तब माना जाता क्योंकि 1999 के बाद यदि कोई एक्ट हम बनाते तो मानते कि हमने इनके बाद उन एक्ट्स को बनाया, लेकिन एक्चुअल में ये सारे एक्ट्स देखिए सब 1999 से पहले के हैं। 80, 72, 51, 55, 71 ना, ये सब 1999 के पहले के ही हैं। तो इस रिकमेंडेशन के बाद हमने केवल पॉइंट आउट किया, या हम कह सकते हैं कि मेरे पास इतने एक्ट हैं जो इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, किसके, फंडामेंटल ड्यूटीज के। एक्चुअली हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सिबल नहीं है। जैसे अभी कोई फंडामेंटल ड्यूटी की बात अब एक बार आपको फॉर एन एग्जांपल समझाएं, तो जैसे हमने कहा कि जैसे 51A का ई आप पढ़िएगा तो टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया। हमको ब्रदरहुड का प्रमोशन करना है, भाईचारे को बढ़ावा देना है। तो क्या हम भाईचारे को बढ़ावा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्या ये चीज एग्जामिन करने योग्य है? क्या एग्जामिन किया जा सकता है? किसी के दिल में झांक के देखा जा सकता है कि वो भाईचारा की भावना रखता है या नफरत की भावना रखता है? नहीं। तो इसलिए इस बात से हमको सीधे पता चल रहा है कि नहीं, ये सारे राइट्स जो हैं, ये सारे ड्यूटीज जो हैं, इनको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। ये सिर्फ डायरेक्टरी हैं, इन्फोर्सिबल नहीं। लेकिन कुछ ऐसे ड्यूटीज होंगी जो, जैसे हमारा नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना, नेशनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो क्या इसको अगर हम डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो क्या इसके लिए कोई पनिशमेंट है? तो देखिए, जो फंडामेंटल अगर कोई ड्यूटी है, यदि उन ड्यूटीज के पनिशमेंट के लिए यदि कोई स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया, कोई स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया है, तो ही हम उन फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए पनिश कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या, वो बेसिकली वो उस एक्ट के तहत क्राइम हो जाएगा। जैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने नेशनल एंथम का, अपने फ्लैग का हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो दैट इज अ क्राइम अंडर दिस एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 ना। तो अगर उसमें क्राइम बना दिया गया तो फिर वो पनिशेबल हो ही जाएगा। जनरली हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जो है इन्फोर्सिबल नहीं। यदि कोई फंडामेंटल ड्यूटी को क्राइम बना दिया गया बाय मेकिंग एन एक्ट, तो वो इन्फोर्सिबल तो हो ही जाएगा। तो ऐसे ही कुछ एक्ट्स का हम नाम लेने वाले हैं, आपको डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए कि एक्चुअली कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो इन्फोर्सेबल कुछ कौन सी ड्यूटीज को कराते हैं। जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, इसमें हम क्या क्या चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो हमारा हो गया इसमें नेशनल एंथम, फ्लैग हो गया, हमारे नेशनल एंथम, हमारे फ्लैग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें डिसरिस्पेक्ट किया जाना प्रोहिबिटेड है। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या किया जाएगा? दैट विल बी एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। फिर दूसरा एक्ट हम लोग देख रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। तो ये कौन से एक्ट्स को, टू कास्ट एंड रिलीजन, ये जो कास्ट बेस्ड और रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रोहिबिट करता है। कौन सा? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। मतलब किसी भी जाति आधारित या धर्म आधारित भेदभाव को मना करता है। इस आधार पर यदि डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो भी पनिशेबल है अंडर दिस एक्ट। फिर हमने तीसरा देखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट।
इसमें क्या करता है, ये एमपीज और एमएलएस एमपी और एमएलएस को उनके जो करप्ट प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, उनके करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है कोर्ट में। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत हम एमपी एमएलए के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। फिर हमने क्या किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमारा एक और क्वेश्चन आपसे आपके इंटरनेशनल लॉ में या यूजीसी नेट के एग्जाम में, एलएलएम एंट्रेंस के एग्जाम में पूछता है कि हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और एनिमल्स को के लिए कंपैशनेट ग्राउंड्स किस आर्टिकल में प्रोवाइड किया है, तो दैट इज आर्टिकल, पहली बात तो आप लोग डीपीएसपी का पढ़ेंगे 48A और 51AG, ये दोनों ही बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और कंपैशनेट ग्राउंड्स टू लिविंग क्रिएचर्स ना, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा 48A और 51AG, इसको आप लोग रट भी जाइएगा। तो उन्हीं दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का भी इनएक्टमेंट किया है। फिर उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी हमारा उसी से रिलेटेड है, हम अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, अपने जंगलों को संरक्षित करेंगे। इसके बाद हम लोग केसेस पे आते हैं, एक दो केसेस हम लोग डील कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। विजय मैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो केस आप लोग जानते हैं, नेशनल एंथम केस के नाम से इसको जाना जाता है। इस केस में क्या हुआ था, 3 बच्चे थे जो गाना नेशनल एंथम को गाने से मना कर रहे थे, क्योंकि उनके सेक्ट में ऐसा करना मना था कि वो केवल वो लोग ईश्वर की भक्ति कर सकते, ईश्वर का गाना गा सकते थे और कोई नहीं गा सकते, बट दे वेर स्टैंडिंग रिस्पेक्टफुली। तो आप ये जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, मतलब आप अपने जो नेशनल ऑनर की चीजें हैं, जैसे नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, इसका आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट टू दीज नेशनल एंथम एज वेल एज नेशनल वी कैन से एंटिटीज ऑफ द नेशनल ऑनर्स ना, जो हमारे नेशनल ऑनर की चीजें हैं उनके हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा एमसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का केस आया। इसमें क्या कहा कि क्लीन इन्वायरमेंट इज द फंडामेंटल राइट, देखिए लिखा ना, क्लीन इन्वायरमेंट इज द फंडामेंटल राइट, और 51AG को इन्फोर्स कराने के लिए क्या कहा कि वाइल्ड लाइफ एक्ट हमारा है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, जैसे कि अभी आप लोग ये देख पा रहे होंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इन दोनों ही एक्ट्स का नाम इस एक्चुअली इस केस में लिया गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, थैंक यू, और प्लीज लाइक एंड शेयर टू दोज हु आर एक्चुअली इन नीड, क्योंकि आप लोगों की मेरे लिए फीस यही है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ना, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, मैं कंटिन्यूटी अपना बना के रखा रहूँ ना। ठीक है, ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।